Hello everybody, how are you? I am Pintu Sher, welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि बच्चों अभी आपने पिछले लेक्चर्स में बुक के अनुसार आपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोइट्री है उस पोइट्री का सारा वर्ड मीनिंग आपने याद कर लिया होगा। आई होप वो सारे वर्ड मीनिंग आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि पोइट्री का लेसन 2 है। तो पोइट्री के लेसन 2 में आपको आज के कंटेंट में पढ़ाया जाएगा पोएट्स का इंट्रोडक्शन, इट मीन्स की द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, एंड पूरा जो आपका मटेरियल है कि पोइट्री में कवि वाल्ट व्हिटमैन ने क्या कहना चाहा है, ये सारे पॉइंट्स को आज के इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर के साथ आप लास्ट तक बने रहें ताकि जिस तरह से आपने जॉन डन की कविताओं को काफ़ी आपने लाइक किया, काफ़ी आपने उसको वीडियो को बार बार देखा, सेम टू सेम उसी तरह से वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा आज के पोइट्री में हम लोगों को क्या संदेश मिलता है, वाल्ट व्हिटमैन हमसे क्या कहना चाहते हैं, इस पोइट्री के बारे में जानें ताकि पोइट्री के माध्यम से हम ये समझ सके कि वाल्ट व्हिटमैन कौन सा ऐसा संदेश है जो हम रीडर्स के बीच में, हम पाठकों के बीच में फैलाना चाहते हैं और उसे भेजना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि वाल्ट व्हिटमैन की जानकारी के साथ साथ इस पोइट्री के सारे कंटेंट्स को आप समझ सकें कि किस तरह से वाल्ट व्हिटमैन ने इस कविता का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रखा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं शुरू किया जाता है। आज के लिए वेलकम। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है हेडिंग, ये आपका हो गया पोइट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी स्वयं के लिए गाया गया गीत, या कह सकते हैं अपने लिए गाया गया गाना, जो कि आपका आज लेक्चर नंबर 2 अर्थात पार्ट 2 है, जिसके पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन। यहाँ आप देखें स्क्रीन पे, यहाँ दिया गया वाल्ट व्हिटमैन 1819 टू 1892, यानी साफ साफ यहाँ शो कर रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन जिनका जन्म 1819 ईस्वी को हुआ और वाल्ट व्हिटमैन जिनकी मृत्यु 1892 ईस्वी को हुई। इट मीन्स की डेट ऑफ बर्थ हो गया 1819 और डेट ऑफ डेथ हो गया आपका 1892। तो आज के इस लेक्चर में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाना है, इस बात की जानकारी जरा मैं पहले आपको एक कंटेंट के रूप में दे दूं। तो जरा देखें, सबसे पहले तो आज के लेक्चर में आपको क्या पढ़ना है उसे आप देख लें। पहले नंबर 1 आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। ये जो इंट्रोडक्शन आपका होगा वो होगा पोएट वाल्ट व्हिटमैन का, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार के कवि थे और कैसे कविताओं को यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही साथ इस कविता में कौन सा थीम्स वाल्ट व्हिटमैन ने बताने की कोशिश की है, जिसका संदेश हम पाठकों के बीच में भेजना चाहते हैं। ये वो आपका पहला कंटेंट। दूसरा कंटेंट आ जाइए। दूसरा कंटेंट जो आपका पोइट्री है, इस पोइट्री को पूरा पढ़ करके क्लियरली इसका थीम्स, इसका हिंदी आपको समझाना है। तो आज के इस लेक्चर में आपको 2 खास कंटेंट, नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट और नंबर 2 पोएट्री, ये 2 कंटेंट को आपको क्लियरली समझाना है, जिससे आपका इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस या समरी आपको क्लियर हो सके। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहें और शुरू करते हैं आज का द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। तो ये आपका हो गया टॉपिक नंबर 1 आज के कंटेंट के अनुसार, जो कि हेडिंग आप यहाँ देख रहे होंगे कि क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय ऑफ द पोएट, यानी जो पोएट है कौन, वाल्ट व्हिटमैन, इनका जरा कुछ जानकारी ले लें इनके बारे में, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरह के कवि रह चुके हैं। यहाँ देखिए करा वाल्ट व्हिटमैन 1819 टू 1892 करा वाल्ट व्हिटमैन जिनका जन्म 1819 को हुआ और मृत्यु 1892 को। द पीपुल्स पोएट, इस लाइन पर ध्यान देंगे आप, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द पीपुल्स पोएट, यानी वाल्ट व्हिटमैन को लोगों का कवि कहा जाता है। इट मीन्स कि वाल्ट व्हिटमैन इज नोन एज द पीपुल्स पोएट। जैसा कि आप याद करें, आपको मैंने पोएट्री का लेसन 1 जॉन डन के बारे में बताया था कि जॉन डन इज नोन एज ए मेटाफिजिकल पोएट, जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्टिव का। उसी तरह से आप यहाँ याद कर लें कि वाल्ट व्हिटमैन इज ऑल्सो नोन एज द पीपुल्स पोएट, यानी लोगों के कवि के रूप में वाल्ट व्हिटमैन को जाना जाता है। आगे देखें, इज परहैप्स
is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced। वाल्ट व्हिटमैन जो कि लोगों के कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो कि अमेरिका के एक ऐसे कवि हैं जो बहुत कम ऐसे पैदा होते हैं जिसका जैसे कवि वाल्ट व्हिटमैन ने है। यानी सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि वाल्ट व्हिटमैन जो कि पीपुल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं, अब तक अमेरिका के अंग्रेजी साहित्य में ऐसा कभी पैदा नहीं लिए हैं। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। यहाँ देखिए 12 साल कह रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन began working as a carpenter before his 12th birthday। वाल्ट व्हिटमैन जिन्होंने मात्र 12 साल की अवस्था में, या 12 साल का जो बर्थडे का पहले है यानी अबाउट 12 ईयर्स, वो मात्र 12 साल की अवस्था में एक बढ़ई की दुकान में कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू किया। अब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक बच्चा जो मात्र 12 साल का है, जिसका उम्र खाने का, खेलने का और पढ़ने का होता है, अपनी सारी खुशियों को एकत्रित करने का होता है, लेकिन इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी आयु में इन्होंने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन लगा लीजिए कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं रहा होगा, गरीब घर से बिलोंग करते होंगे, फिर भी इन्होंने अमेरिका में अपना नाम, अपना फेम इस तरह से विख्यात किया कि आज हम इन्हें एक पीपुल्स पोएट के रूप में जानते हैं। तो यह है एक बड़े आदमी का लाइफ हिस्ट्री कि किस तरह से 12 वर्ष की अवस्था में बढ़ी के रूप में काम करने के बावजूद भी वो अपने आप को इतना स्ट्रगलफुल बनाए, इतना सक्सेसफुल बनाए कि आज दुनिया इन्हें इज्जत और आदर के साथ जानती है। आगे देखें, करा ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार आपको याद होगा, कल लिखाया था मैंने आपको मीनिंग पिछले क्लास में कि सिविल वार मतलब था गृह युद्ध। यहाँ देखें कि वाल्ट व्हिटमैन ना सिर्फ एक कारपेंटर के रूप में काम किए, बल्कि उसके बाद उन्होंने कारपेंटर के काम के साथ साथ प्रिंटर, आप जानते हो कि एज ए प्रिंटर मतलब किसी प्रकाशन, किसी दुकानदार के यहाँ प्रिंटर के रूप में काम किए, साथ ही साथ टीचिंग का भी काम किए, टीचर बन गए, साथ ही साथ पेपर का एडिटिंग करना, एडिटर का काम भी किए। और इन सारे काम के साथ साथ जो अमेरिका में चलता था गृह युद्ध यानी सिविल वार, उस सिविल वार में एक स्वयं सेवक यानी स्वेच्छापूर्वक जाकर के हिस्सा भी लिया। यानी कहने का अर्थ हो गया कि वाल्ट व्हिटमैन जो कि मात्र 12 वर्ष की आयु में कारपेंटर के काम के साथ साथ प्रिंटर का काम सीखा, यानी प्रिंटर के रूप में काम करने शुरू किए, टीचिंग का भी काम किए, साथ ही साथ यहाँ एडिटर का भी काम किए, और इन सारे काम के साथ स्वेच्छा से यानी एज ए वॉलंटियर ही वर्कड इन द अमेरिकन सिविल वार। इतना काम वो छोटे वर्ष की अवस्था में करना शुरू कर दिए। तो यही से पता चलता है कि एक महान व्यक्ति का क्या क्षमता होता है। आगे देखें, व्हिटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ व्हिच इज कलेक्टेड इन द लीव्स ऑफ ग्रास। करा कि द लीव्स ऑफ ग्रास यानी घास के पत्ते, लीव्स ऑफ ग्रास। इस पोएट्री के नाम को याद रखेंगे कि लीव्स ऑफ ग्रास अब तक का वाल्ट व्हिटमैन का सबसे फेमस कविताओं में से एक कविता मानी जाती है। हालांकि वाल्ट व्हिटमैन ने बहुत सारे पोएट्री को लिखे, बहुत सारे पोएट्री को कंपोज किया, लेकिन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या कह सकते हैं लीव्स ऑफ ग्रास, ये कुछ ऐसे कविता हैं जिसमें उनका योगदान काफ़ी बेहतर साबित हुआ। तो आप इस पोएट्री को याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फेमस पोएट्री ऑफ वाल्ट व्हिटमैन, तो नाम क्या याद रखेंगे, लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाद में लिख पाऊंगा। करा कि इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ रिम्स। करा ये एक ऐसा कविता है जिसमें बिना लय सुरताल के इस कविता को लिखा गया, फिर भी ये कविता वर्ल्ड वाइड में काफ़ी फेमस जाना जाता है। व्हिटमैन, यहाँ देखिए, व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इज एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। कह रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास वाल्ट व्हिटमैन के लाइफ की एक ऐसी कविता है
जिनका पहला प्रकाशन यानी पहला पब्लिकेशन 1855 में किया गया, जो कि इनको खुद के खर्च पे यानी हिज ओन एक्सपेंस अपने खर्च पे पूरा करना पड़ा। तो यहाँ जानकारी ले लें कि आपने बहुत सारे बुक्स के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे राइटर के बारे में देखा होगा। तो होता क्या है समझें कि राइटर कोई और होता है और जो बुक का पब्लिकेशन होता है वो कोई और होता है। तो होता क्या है बच्चों कि जो राइटर को पब्लिकेशन खर्च उठाती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक राइटर हो और किसी किताब को आपको छापना है, तो आप जिस पब्लिकेशन से कांटेक्ट करोगे तो वो कांटेक्ट करने के बाद जो पब्लिकेशन है वो सारे आपके रूल्स को, थेसिस को, पोइट्री को वो खुद के खर्च पे छापता है। बट सवाल यहाँ ये था कि वाल्ट व्हिटमैन का अमेरिका में नेम फेम नहीं था। तो नेम फेम नहीं होने की वजह से किसी भी पब्लिशर ने इसके पोइट्री कौन सा लीव्स ऑफ ग्रास को क्या हुआ कि लीव्स ऑफ ग्रास को छापने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से जो भी ये कमाए थे, जो भी इनका इनकम था, जो सेविंग मनी था, उस सेविंग मनी की सहायता से क्या कि खुद के खर्च पे हिज ओन एक्सपेंस अपने खर्च पे क्या कि इन्होंने कि इस कविता को पहली बार 1855 ईस्वी में छापने की तैयारी की। और 1855 में वाल्ट व्हिटमैन ने पहली बार अपनी कविता लीव्स ऑफ ग्रास को अपने खर्च पर प्रकाशन भी किया। तो ये होता है एक अच्छे व्यक्ति का, एक महान व्यक्ति का कारनामा कि वो अपने खुद पैसे कमाएं मात्र 12 वर्ष की अवस्था से एज ए कारपेंटर, प्रिंटर, टीचर और एडिटर के रूप में, और साथ में अमेरिका के गृह युद्ध में काम भी किए स्वेच्छापूर्वक। और आगे बढ़ने के लिए, अपने नेम फेम के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपने खर्च पे जो पैसे कमाए थे उसी खर्च से क्या किए कि इसने पहली कविता को प्रकाशन भी किया। चलिए आगे देखते हैं इनके साथ क्या घटना घटी, कैसे हुए, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पर कि हाउएवर, यहाँ देखें स्टार्टिंग में कह रहा हाउएवर द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस to the importance of the individual were not well received at first। इन्होंने अपना सारा पूंजी उस कविता को छापने में इन्वेस्ट कर दिया। बट देयर हैड नो एनी नेम एंड फेम इन अमेरिकन राइटर्स। अमेरिका के बीच में उस समय वाल्ट व्हिटमैन का कोई अपना खास नेम फेम, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से यह कविता अमेरिका के लोग बीच में, अमेरिका के शहर में काफ़ी प्रसिद्ध नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब कि जो प्रशंसा, जो नेम फेम इस किताब को मिलना चाहिए था वो किसी कारण बस नहीं मिल पाया। अब वो मात्र कारण था कि वाल्ट व्हिटमैन का उस समय तक नेम फेम नहीं कमाना, पॉपुलैरिटी नहीं होना। आप खुद देखते होंगे कि मार्केट में वैसी किताबें, वैसे वस्तु जिसका नेम फेम है, जो ब्रांड है, आप आंख मूंद के खरीदते हैं, बेझिझक उसे विश्वास करते हैं। लेकिन जो किताब, जो सामान जिसके बारे में आप जानकारी नहीं हो, वो कितना अच्छा क्वालिटी का क्यों ना हो, उस किताब को खरीदने से या उस वस्तु खरीदने से आप डरते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा लगता है कि जो मैं वस्तु खरीदने जा रहा हूँ या जो किताब खरीदने जा रहा हूँ उसमें क्या कंटेंट है, क्या नहीं। आपके पास सस्पिशंस बहुत सारे होते हैं, जिसके वजह से आप क्या करते हैं, उस तरह की वस्तु को खरीद नहीं पाते हैं। वही बात हुआ यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन के साथ कि वाल्ट व्हिटमैन का नेम फेम अमेरिका में उस समय नहीं था, जिसकी वजह से इनका जो पॉपुलर बुक था कौन सा लीव्स ऑफ ग्रास, वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनका सारा जो इन्वेस्टमेंट था, जो सारा पैसा लगाया हुआ था, वो सारा पूंजी डूब गया, जिनके कारण इनकी जो दयनीय स्थिति थी, इकोनॉमिकल कंडीशन था, वो और बद से बदतर होता चला गया। फिर भी इन्होंने अब तक अपने हिम्मत को नहीं हारा। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी पोएट्री। इस पोएट्री का मेन थिंग्स वही है कि किसी भी कंडीशन में इंसान कितना बुरा हालत में क्यों ना जाए, जीने की उम्मीद, अपना हिम्मत, अपना साहस कभी खोना नहीं चाहिए। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि एवरी पीपल शुड ऑलवेज बी होपफुल एंड पॉजिटिव थिंकिंग इन एवरी कंडीशन ऑफ योर लाइफ। यहाँ देखें वही बात हुआ कि इनका जो पर्सनल बेनिफिट था, जो पर्सनल नेम था, उसके नहीं होने के कारण अमेरिका में यह किताब पहली बार में मार खा गया, जिसकी वजह से ये कर्ज में भी डूब गए। आगे देखें इनफैक्ट आप नोट कर ले, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है वास्तव में। ओके, इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जान लीजिए कलेक्शन ऑफ पोएम्स आपका एक OWS है। आर यू नो अबाउट OWS? OWS मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे आप कहते हैं
अनेक शब्दों के एक शब्द। तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स का मतलब होता है एंथोलॉजी। ओके, एंथोलॉजी मतलब होता है कविताओं का कलेक्शन। कह रहा है कि एंथोलॉजी इट मीन्स की कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट व्हीटमैन हिज जॉब एज इट वाज टेकन टू बी ए ऑप्शंस। अब हुआ क्या इनके साथ समस्या कि इनकी किताब जो प्रकाशन हुई, जो छपी, वो मार्केट में इस कदर मार खाई कि इनका पूंजी भी निकलना मुश्किल हो गया। जो सारा सही मनी था वो ऑलरेडी वो पूंजी में इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, छपाई में इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, तो घर की जो स्थिति थी वो और बद से बदतर होती चली गई। लेकिन फिर भी नहीं, इसने हिम्मत नहीं हारा। इन्हें लगा था कि मेरे पास ऐसा एबिलिटी है, मेरे पास ऐसी योग्यता है जिससे मैं आगे कुछ बेहतर कर सकता हूँ। और बेझिझक ये क्या किए कि अपने इस कर्ज को तोड़ने के लिए आगे का काम जारी रखा। जो कर्ज इन पे हो गया उसे वो डरे नहीं, घबराए नहीं, और आगे फिर से अपने लाइफ को एक पटरी पे, एक स्ट्रगलफुल लाइफ लाने में आगे की ओर कोशिश किए, जिसके लिए उन्होंने तरह तरह के काम भी करना शुरू कर दिया, जो कि छोटी वर्ष की अवस्था में ही वो शुरू कर दिए। आगे देखें, करा इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। और एक कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, या कह सकते हैं कि किसी अंधेरे जगह पे एक चिराग की रोशनी का फैलना, उसी तरह का एक मैजिक, ठीक है, एक मैजिक, एक कह सकते हैं पेकुलियर थिंग्स जो वाल्ट व्हिटमैन के साथ बाद में हुआ, कुछ समय के बाद हुआ, जब वो अपने गरीबी से झेल रहे थे, गरीबों को झेल रहे थे कि किस तरह से मुझे जो कर्ज है उस कर्ज को तोड़ा जाए, कैसे करके मेरा फैमिली है वो सही रहे, खुश रहे। इसी दौरान क्या हुआ कि अपने सारे कर्ज को धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते एक समय ऐसा आया कि यही बुक्स लीव्स ऑफ ग्रास एक व्यक्ति के हाथों में लगा, जो कि एक पब्लिशर ही था, जिसने उस कविता के बारे में पढ़ा, उस कविता के बारे में जाना, यहाँ तक कि वाल्ट व्हिटमैन की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लिया और इसकी कविता को फिर से नए तरीके से दूसरे पब्लिशर ने अपने खर्च पे उसे छापने के लिए तैयार हो गया। ये होता है स्ट्रगलफुल लाइफ का एक स्टोरी कि जब व्यक्ति अपने स्ट्रगल से थक जाता है, हार जाता है, तो वो ज़िंदगी को हार लेता है। लेकिन यहाँ वाल्ट व्हिटमैन ने कभी हार नहीं मानी और अपने स्ट्रगलफुल लाइफ को हमेशा आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश की। तो इनको लाइफ जैसे जैसे बढ़ता गया, एक दिन ऐसा समय आया कि जो पोइट्री अमेरिका के लोगों ने ठुकरा दिया था, उसी पोइट्री को किसी दूसरे पब्लिशर ने अपने खर्च पर छापने के लिए रेडी हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि किस तरह से इनका लाइफ चेंज हुआ या फिर और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, ये आगे सीखते हैं। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वेयर enthusiastically received in Europe, okay, received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America। यहाँ क्या करा, ध्यान से देखें आप, करा कि जब दोबारा इस पोइट्री को छापा गया, यानी दोबारा लीव्स ऑफ ग्रास नामक पोइट्री को फिर से प्रकाशन किया गया, तो ना सिर्फ अमेरिकन लैंग्वेज में बल्कि अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके भी छापा गया। ओके, यानी एक कविता की भाषाओं को डिफरेंट लैंग्वेजेज में प्रकाशन किया गया। उस समय तक भी अमेरिका के लोगों में, अमेरिका के शहर में इस पोइट्री का कोई खास नेम नहीं हुआ, लेकिन इसका नेम फेम कहाँ हुआ, तो इसी पोइट्री का नेम फेम यूरोप महादेश में बहुत ज़्यादा हुआ। वाल्ट व्हिटमैन की जब कविता जब दूसरी बार छपी, कौन, लीव्स ऑफ ग्रास, उस समय तक अमेरिका के लोगों ने वाल्ट व्हिटमैन के कला को, उसके स्टाइल को, यहाँ तक कि पोइट्री को नहीं पहचाना कि इस पोइट्री में क्या खास कला है, क्या रिदम है, क्या राइम्स है, इसको नहीं जान पाए। लेकिन इस कविता की जो वर्णन था, जो बड़ाई था, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित कहाँ हो गया, यूरोप में। इसे कहते हैं दीपक तले अंधेला, कि वाल्ट व्हिटमैन अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका के ही कवि थे, लेकिन अमेरिका ने इनके खूबियों को इग्नोर कर दिया, कभी इनको पहचाना नहीं और हमेशा नज़रअंदाज करते चला गया। लेकिन यूरोप में इनकी कविता इतनी फेमस हुई कि तरह तरह के भाषाओं में लीव्स ऑफ ग्रास को ट्रांसलेट किया गया। उस समय तक भी अमेरिका के वासी इनके गुण से अवगत थे और इनको अपने प्रसिद्धि से दूर रखा।
आगे देखें, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। लेकिन ना 1892 में जब इनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद इनकी कुछ कविताएं का जो पार्ट्स है, जो कुछ कविताओं का कॉपी बुक था, वो फिर अमेरिका में रिलीज हुआ। और उसके बाद अमेरिका के लोगों में इस किताब के बारे में इतनी जानकारी मिली, इतनी अच्छा लगा किताब, कि वो किताब अमेरिका में फेमस हो गया। लेकिन ये कहते हैं ना कि जीते जागते नेम फेम नहीं मिला। सेम वही बात हुआ वाल्ट व्हिटमैन के साथ। इट मीन्स कि इनका दुखद घटना ये रहा कि जब तक ये जीवित रहे तब तक अमेरिका में इनका नेम फेम नहीं हुआ। अमेरिका के लोग इनको पहचान नहीं पाए कि मेरे देश में जन्मा कवि वाल्ट व्हिटमैन कितना बेहतर कवि हो सकता है। लेकिन जब वो मर चुके, डेथ कर चुके, तो आफ्टर हिज डेथ अमेरिका ऑल्सो अप्रिशिएट द पोएट वाल्ट व्हिटमैन एंड हिज ग्रेट पोएट्री लीव्स ऑफ ग्रास। यानी अमेरिका में जब वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु हो गई तो वाल्ट व्हिटमैन का नेम, इनका कविता लीव्स ऑफ ग्रास बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिस तरह से यूरोप में पॉपुलर हुआ था। लेकिन ये नेम फेम उनको तब मिला उस समय तक वाल्ट व्हिटमैन अपने प्राण खो चुके थे। आगे देखें, हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उसके अलावा इनका कुछ खास किताब है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास, इसको आप इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, जो लिखा गया 1855 में। और दूसरा किताब है आपका इनका बुक्स पोइट्री में ड्रम टैप्स, जो लिखा गया 1886 में। ओके, दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वाल्ट व्हिटमैन। तो बच्चों आपने यहाँ पर यह देखा वाल्ट व्हिटमैन में कि कैसे वाल्ट व्हिटमैन अपने जिंदगी के जंग को जीते, बिना डरे, बिना हिम्मत खोए और बिना साहस खोए वो दिन ब दिन आगे की ओर बढ़ते रहे। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि वैसा व्यक्ति जो अपने लाइफ को स्ट्रगलफुल बनाता है, हिम्मत को नहीं हारता है और जंग को हमेशा जीतने की कोशिश करता है, चाहे वो जीवन का जंग हो या फिर मैदान का जंग हो, जो व्यक्ति हिम्मत हार गया वह कभी भी जंग को जीत नहीं सकता है। सेम यही पैटर्न, सेम यही थीम्स हमें आज के कविता में पढ़ना है, जो कि वाल्ट व्हिटमैन एक अच्छे संदेश के रूप में हम पाठकों को, हम रीडर्स को ये बताना चाहते हैं कि वैसा व्यक्ति जो जीवन में अपना हिम्मत खोता है, अपना साहस खोता है, वो कभी सफलता नहीं पाता है। क्योंकि अगर ये बात व्हिटमैन ने सोचा होता है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो शायद आज हम उनके पोइट्री को, उनके नेम फेम को इस तरह से पढ़ नहीं रहे होते। दैट इज द मेन थीम्स ऑफ द गिवन पोइट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके, तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन वाल्ट व्हिटमैन। तो वाल्ट व्हिटमैन का पोइट्री में इन्होंने क्या योगदान दिया, ये बात हम जान लिए, इनका जन्म, इनका सारा इंट्रोडक्शन अब हम पढ़ लिए। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर पोइट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एंड अगेन आगे हम चलते हैं इसका पोइट्री का टॉपिक नंबर 2, पोइट्री क्या कहता है, इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं, उस पोइट्री के बारे में जरा हम जानते हैं। तो ये था आपका पहला पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे पार्ट नंबर 2 की ओर। यहाँ से आपका पोइट्री शुरू होता है। ध्यान दें, इस पोइट्री में सारा वर्ड मीनिंग आपको मैंने पहले लिखा दिया, आपको टाइम भी दिया याद करने का। तो आई थिंक जो बच्चे आप याद कर लिए होंगे पोइट्री, उसको पोइट्री समझ में अच्छा से आएगा। जिसको वर्ड मीनिंग याद है वो यहाँ पर देखें, ध्यान से समझें। पहला पैराग्राफ में कह रहा है कि आई सेलिब्रेट, यहाँ पर देखें आई मतलब मैं, तो ये जो वर्ड यूज किया गया आई, दिस वर्ड इज ओनली यूज फॉर वाल्ट व्हिटमैन। ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, वाल्ट व्हिटमैन के लिए। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आप जान लें कि ग्रामेटिकली अगर यूज करते हैं हम तो आई इज ए सब्जेक्ट, और आई का जो आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम, जो आप हिंदी ग्रामर में पढ़ोगे पहले कि आई का क्या होता है, माई सेल्फ। ये चीज़ मैं आपको फिर जब नरेशन पढ़ाऊंगा ग्रामर में, तो ग्रामर पार्ट में आपको बताया जाएगा कि आई का माई सेल्फ किस तरह से बनता है। फिलहाल आप पोइट्री पर ध्यान दें। यह कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड शिंग माई सेल्फ। इट मीन्स कि कवि वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि यह जो कविता है, कौन सा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उस कविता को मैं खुद अपने लिए गाता हूँ, अपने लिए बनाया हूँ, और इस कविता को पढ़ने पर मुझे अपने आप में बहुत खुशियाँ मिलती है। इट मीन्स कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ,
यानी मैं खुद अपने इस कविता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो कविता को मैंने खुद अपने लिए बनाया है। एंड व्हाट आई एज्यूम, मैंने लिखा था एज्यूम मतलब होता है मान लिया जाए या माना कि। यू शैल एज्यूम, कह रहा जिस तरह से मैं अपने बारे में सोचता हूँ, विचारता हूँ, हर व्यक्ति को अपने बारे में उसी तरह का विचार रखना चाहिए। इट मीन्स कि इस लाइन से पोइट्री के अनुसार वाल्ट व्हिटमैन ये कहना चाहते हैं कि पीपुल शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव थिंकिंग, यानी व्यक्ति को हर समय एक पॉजिटिव थिंक रखना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और भी क्यों ना हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, कवि कहते हैं कि मेरे अंदर जो खून है, मेरे अंदर जो जज्बा है, वही खून वही जज्बात हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। यानी जिस तरह से मैं भगवान का एक बंदा हूँ, आप लोग क्या है कि भगवान के उसी बंदे से संबंधित हैं। मुझ में आप में कोई खास अंतर नहीं है, मैं भी एक मानव हूँ, आप भी एक मानव हैं। तो जिस तरह से मैं हिम्मत करके साहस करके आगे बढ़ने की क्षमता रखता हूँ, आप मानव भी बिना हिम्मत बिना धैर्य खोए आगे बढ़ने की क्षमता को बरकरार रखें। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट स्टैंजा ऑफ योर पोइट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी पहले पोइट्री का जो पहला पैराग्राफ हुआ, पहला स्टैंजा हुआ, इसके माध्यम से कवि वाल्ट व्हिटमैन यह कहना चाहते हैं कि दिस सॉन्ग इज रिटन फॉर मी एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी यह कविता मैंने खुद अपने लिखा है, जिसके वर्णन जिसकी खुशियाँ मैं खुद मनाता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भी एक मानव के भांति ही हूँ, एक आम मानव ही हूँ, जिस तरह से आप एक आम मानव हैं। तो क्यों ना हम सब मिल करके अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिसमें किसी तरह का हिम्मत खोने की या धैर्य खोने की बात ना हो। आगे आ जाए, पैराग्राफ 2 में देखें, जिसको बोलते हैं स्टैंजा नंबर 2। आई लोफ, यहाँ देखें आपका दिया गया ई, ओके, यहाँ पर जो ई दिया गया है वो सिर्फ रिदम को शो करता है, जबकि मेन मीनिंग क्या होता है LOAF, जिसका मैंने बताया था आपको सिनोनिम्स क्या, वांडर, भटकना। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई एस ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ ए समर ग्रास, कह रहा मैं उस खुशी की तलाश में इधर उधर भटकता हूँ, मैं ऐसे खुशी की तलाश में इधर उधर भटकता हूँ जो क्या है मेरे जीवन से संबंधित है, क्योंकि मैं उस घास की भांति हूँ, उस सूखे हुए घास की भांति हूँ जो गर्मी के मौसम में घास सूख जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर वर्षा की एक बूंद गिरती है, वर्षा की कुछ बूंदें छिटक पड़ती है, तो वही मरा हुआ घास क्या होता है, फिर से जीवित हो जाता है। यानी इस लाइन को समझे क्लियरली, इस लाइन के माध्यम से कवि एक घास, एक सूखे हुए तिनके की एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस तरह से घास का एक सूखा हुआ तिनका गर्मी के मौसम में मर जाता है, सूख जाता है, लेकिन वही घास का तिनका बरसात में, बरसात के एक बूंद पड़ने पर फिर से उपजता है, और फिर से उपजने के बाद बढ़ता है और बढ़ करके अपने होने का एहसास जाहिर करता है। इट मीन्स कि यहाँ पर घास के माध्यम से कवि ये समझाना चाहते हैं कि जब एक छोटा सा घास का तिनका अपना हिम्मत नहीं हारता है, अपने जीने की लालसा नहीं छोड़ता है, तो हम मानव हिम्मत क्यों हारें और जीने की राह क्यों छोड़ें। इट मीन्स कि घास के भांति हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जीवन में कितना संघर्ष क्यों ना करना पड़े, उस संघर्ष से कभी हारना या हिम्मत हारना नहीं सीखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अगले टॉपिक में दिया गया है नंबर 3 में, यहाँ ध्यान दें सीधे से कि नंबर 3 करा माई टंग, मतलब माई टंग मतलब मेरा जीव, अर्थात कि मेरे मुंह से निकला हुआ वाणी जो कि अमेरिका के निकलता है। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून में पाया जाने वाला खून का एक कतरा जो कि क्या है सिर्फ अमेरिका के लिए है। फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, इस लाइन के माध्यम से कवि वाल्ट व्हिटमैन कहना चाहते हैं कि मैं एक अमेरिकन हूँ, मैं जब अमेरिका में हुआ मैं अमेरिका का वासी हूँ, अर्थात मेरे खून के एक एक बूंद में अमेरिका का लहू बहता है। अमेरिका की भूमि मेरे लिए एक अच्छी भूमि है, जैसे हम भारतवासी बोलते हैं कि आई एम एन इंडियन, उसके अलावा बोलते हैं ना कि आई लव माई कंट्री, ठीक उसी तरह से यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन अमेरिका देश से अपना जो प्यार है, अमेरिका के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को अपने खून के एक एक बूंद के भांति समझाते हैं कि जिस तरह से मेरा खून का एक एक कतरा अमेरिका के लिए है, वहाँ का मैंने सॉइल वहाँ क्या है मेरे लिए है, और वहाँ का जो एयर है वो भी क्या है मेरे लिए अपना है। इट मीन्स कि वो इस पोइट्री के माध्यम से
अपने देश अमेरिका की बड़ाई भी करना चाहते हैं। आगे देखें, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, वो कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज थे, मतलब मेरे जो माता पिता थे वो भी अमेरिका के ही वासी थे। उसके अलावा जो उनके पूर्वज थे, इट मीन्स फोर फादर्स और एंशियंट्स, वो भी अमेरिका में ही पैदा लिए थे। यानी इस लाइन से वो क्लियरली कर देते हैं कि मैं अमेरिका का वासी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे माता पिता और उनके माता पिता भी अमेरिका में ही जन्म ले चुके हैं। सो दैट फॉर रीजन आई एम ऑल्सो एन अमेरिकन एंड माई नेटिव लैंड इज ऑल्सो अमेरिका। इसलिए वो अपने अमेरिका का गुणगान करते हैं। द शेम एंड दियर पेरेंट्स द शेम, वो कहते हैं कि वे उनके भी पूर्वज थे, मतलब इनके जो बहुत पुराने फोर फादर थे वो सभी अमेरिका से बिलोंग करते थे। यानी ये दो लाइन के माध्यम से वाल्ट व्हिटमैन यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में मैं एक ऐसा निवासी हूँ जिनके माता पिता अमेरिका में जन्म लिए, उनके भी माता पिता अमेरिका में जन्म लिए, इसी तरह से उनके जितने भी फोर फादर्स हुए, जितने पेरेंट्स हुए, जितने एंशियंट्स हुए, वो सब के सब अमेरिका में ही पैदा लिए। इसी तरह से मैं एक अमेरिका का वासी हूँ। अतः मैं अमेरिका का नमस्कार करता हूँ कि मैं अमेरिका जैसे देश में जन्म लिया, पला बढ़ा और वहीं की मिट्टी के धूल में बढ़ा। आगे देखें, कह रहा है आई, ये वर्ड यूज किया गया है व्हिटमैन के लिए। नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, वो कहते हैं कि आज मेरी उम्र 37 वर्ष हो चुकी है। इस पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि इन विच टाइम वाल्ट व्हिटमैन स्टार्टेड टू राइट दिस पोएम, इस कविता को जब लिख रहे थे पोइट्री तो वो कितने वर्ष के थे? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 37 ईयर्स। कवि वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं आज कितना 37 वर्ष 37 ईयर्स का हो चुका हूँ और मेरा हेल्थ क्या है? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही है। तो वो अपने समय को याद करते हैं, अमेरिका में बिताए गए समय को याद करते हैं कि आज मैं अमेरिका में 37 वर्ष का हो चुका हूँ और एक अच्छा स्वास्थ्य भी रखता हूँ। आगे देखें, यहाँ कह रहा है कि नंबर 4 में कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पोएट्री, बिकॉज कि ये लाइन आपको एक्सक्लेमेशन के रूप में जो कहता है ना एक्सप्लेन द सेंटेंसेज, इसके रूप में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। कह रहा होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इस लाइन के माध्यम से व्हिटमैन हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति के जीवन में जान है, जब तक व्यक्ति के शरीर में जान का एक पार्ट्स भी है, तब तक हमें जीने की राह, जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इट मीन्स कि फ्रॉम द लाइन द पोएट वाल्ट व्हिटमैन वांट टू से दैट एवरी पीपुल हैव टू राइट टू लिव ए लॉन्ग टाइम according to their life struggle. So be also careful and be also think positive for your life. We should not avoid our hope and hope and belief for the country. यानी हम व्यक्ति को, हम मानव को जीने की राह तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक हमारे शरीर में जान बचा हुआ है। उसी लाइन में क्या कहते हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हमें जीने की उम्मीद, जीने की आशा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस लाइन को आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे VVI, क्योंकि इस लाइन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इसका एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सक्लेमेशन को मैं या फिर इसका एक्सप्लेन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ कम फ्रॉम द पोएट्री। यानी इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दिया गया लाइन किस पोइट्री का है, इसके लेखक कौन है? तो क्या लिखेंगे कि द गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड वाल्ट व्हिटमैन इज द पोएट ऑफ दिस पोएट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि नंबर 5 देखें, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अवेयंस रिटायरिंग बैक व्हाइल सफिसेड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। कवि आज 37 ईयर्स ओल्ड के हो चुके हैं, फिर भी वो अपने पुराने समय के स्कूल्स को, अपने बचपन को याद करते हैं, अपने बचपना को याद करते हैं और ये बताते हैं कि स्कूल में मैंने आज तक ये नहीं सीखा कि जाति, धर्म, पंथ, मजहब के नाम पर लड़ना और झगड़ना, क्योंकि ये सभी बातें हमारे लाइफ के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अतः मैं इन सभी बातों को क्या कर चुका, पूरी तरह से फॉरगेट यानी भूल चुका हूँ, क्योंकि जिस स्कूल में मैंने पढ़ा, जिस समुदाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस समुदाय में हमेशा एक बात सिखाया गया कि मैन इज ऑलवेज ए मैन,
एंड ह्यूमैनिटी इज एवरीवन फॉर एवरीवन, यानी ह्यूमैनिटी जो है सब व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन में अगर कुछ बचता है तो मानवता ही एक ऐसा चीज़ है जो दूसरे को हेल्प करने के लिए बचता है। अतः वो कहते हैं कि जो बचपन में जिस स्कूल में मैंने पढ़ा, जिस समुदाय में पढ़ा, वो सारी पुरानी बातों को, भेदभाव को, ऊंच नीच को आज मैं भूल चुका हूँ और आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिका का वासी हूँ, अमेरिका का निवासी हूँ, जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। आगे देखें, नंबर लास्ट में कह रहा आई हर्वर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। कह रहा है कि किस्मत का अच्छा होना या बुरा होना वो मेरे हाथों में नहीं है, वो भगवान के हाथों में है। इट मीन्स कि इस लाइन की चर्चा मैंने आपको जो लेसन 1 पढ़ाया था, जॉन डन का पोएट्री सॉन्ग ऑफ द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस पॉइंट में भी इस पॉइंट का चर्चा किया गया था, उस पोएट्री में भी, कि हमारा लक यानी फेट हमारे हाथों में नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर बोलते हैं वॉल्ट व्हिटमैन कि हमारा गुड लक और बैड लक हमारे हाथों में नहीं है। इसलिए मैं हर व्यक्ति से यह आग्रह करता हूँ, यह हर व्यक्ति से बोलना चाहता हूँ कि हम मानव के लाइफ में कितना भी स्ट्रगल, कितना भी हजार्डस यानी पेरिडियस जिसको कह सकते हैं खतरनाक मोमेंट क्यों ना आए, कभी भी अपना हिम्मत साहस को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हिम्मत खो देता है, साहस खो देता है, वह आगे कभी बढ़ नहीं सकता है। वैसे व्यक्ति की क्या होती है कि वो जीते जी मर जाता है। इट मीन्स कि अपने शरीर में जान रहने तक हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंक के साथ आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि सोचिए, अगर व्हिटमैन बचपन में मात्र 12 साल की अवस्था में अगर ये हिम्मत नहीं करते, वो बढ़ई का काम, टीचर का काम, एडिटर का काम या फिर सिविल वार में भाग लेना, ये सारे वर्क नहीं करते, तो आज हम इनकी कविताओं को इतने इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे होते। इट मीन्स कि वो हमें यह संदेश पहुंचा दिए, ये पहुंचाना चाहते थे कि हर व्यक्ति को अपने लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज स्ट्रगलफुल, विदाउट स्ट्रगल वी कांट अचीव एनी हैप्पीनेस। और वही काम वॉल्ट व्हिटमैन ने अपने लाइफ के साथ किया। आगे देखें, एक लास्ट लाइन जो पोइट्री का है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि भगवान भी क्या है, जो नेचर भी क्या है, हम मानव का परीक्षा लेते हैं ये चेक करने के लिए कि किस व्यक्ति में कितना एनर्जी है कि वो किस हद तक कठिनाइयों का सामना कर सकता है। तो यहाँ देखें कि लास्ट का जो सबसे लास्ट का स्टैंजा है नंबर 6 में कुछ ऐसे लाइन्स दिए गए हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि वॉल्ट व्हिटमैन का जो संदेश है एक सटीक एग्जाम्पल है हम मानव के लिए, लाइफ को जीने के लिए। वो क्या बोलते हैं कि हम मानव को अपने लाइफ से तब तक नहीं घबराना चाहिए जब तक कि लाइफ में खुशियाँ प्राप्त ना कर ले, नेम फेम प्राप्त ना कर ले। इट मीन्स कि हम व्यक्ति का लाइफ जो है एक स्ट्रगलफुल है, क्योंकि जिस तरह से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और टेल, कभी हेड का आना कभी टेल का आना लगा रहता है। जिस तरह से किसी नदी के 2 किनारे होते हैं, नदियाँ जब बहती है दोनों किनारों से बहती है, उसी तरह से हर मानव का जो जीवन है उसका 2 पहलू होता है, एक होता है सैडनेस और दूसरा होता है हैप्पीनेस। अगर आज हमारे साथ गम है तो ये गम परमानेंटली नहीं रहने वाला है, आज ना कल, कुछ ना कुछ दिन, कुछ सालों के बाद एक ऐसा समय आएगा कि वो फिर हमारे लाइफ को हैप्पीनेस यानी खुशियों से भर देगा। तो ये तभी संभव है जब हम अपने अंदर हिम्मत, धैर्य और साहस को बरकरार रखें। यह था आज का पोइट्री का थीम्स कि कैसे वॉल्ट व्हिटमैन ने हम पाठकों को, हम रीडर्स को यह समझाने की कोशिश की है कि लाइफ इज ए स्ट्रगलफुल, विदाउट लाइफ वी कांट एनी हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, सो एवरी पर्सन शुड बी केयरफुल एंड अटेंटिव टू फाइट द स्ट्रगल ऑफ योर लाइफ। तो ये था बच्चों आज आपका थीम्स कि किस तरह से वॉल्ट व्हिटमैन ने हम मानव को आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि इट इज ए मोटिवेशनल पोएम फॉर एवरीवन टू लर्न अबाउट दिस पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इस तरह से क्या देखें हम कि आज का जो आपका जो टॉपिक 2 था, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट्री और पोएट्री का थीम्स, इसका हिंदी मैंने क्लियरली आपको समझा दिया। अब जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि इस पोएट्री को, इस वीडियो को आप बार बार देखें, जहाँ पर हिंदी नहीं समझ में आता उस हिंदी को समझे और कोशिश करें इस कविता के थीम्स को समझने का, और थीम समझने के साथ साथ ये करने का कि इस कविता का जो थीम्स है उसको अपने लाइफ में उतारने का, कि जीवन में कभी भी कितना संकट क्यों ना आ जाए, कम से कम हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जो हिम्मत हारता है वो हमेशा डूब जाता है, और जो हिम्मत लड़ने की क्षमता रखता है
हिम्मत से आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति एक दिन सफलता की सीढ़ियों को छूता है और सफलता के मुकाम पर पहुंचता है। यही बात, यही चीज़, यही संदेश पाठकों को वाल्ट व्हिटमैन ने समझाने की कोशिश की है। तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर का